नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज पूछेंगे, अगर सरकारी अस्पताल ही सहारा हैं तो उन पर खर्च बढ़ाने में सरकार को गुरेज क्यों है? केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, कोरोना महामारी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई का दावा सभी कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है, खासतौर पर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। 8,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। मरीजों की जान बचाने में देश के सरकारी अस्पताल और वहां के डॉक्टर दिन रात जुटे हुए हैं। सरकारी अस्पतालों पर भारी दबाव है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में कोरोना का इलाज कराना गरीब आदमी तो छोड़िए, मिडिल क्लास के लिए भी मुमकिन नहीं दिखता। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीज से एक दिन के कमरे का किराया 2.5 लाख रुपए तक वसूला जा रहा है। दवा जांच का खर्च अलग। हैरानी की बात यह है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में फिर भी सौंपने का इरादा रखती है। केंद्र सरकार का टॉप थिंक टैंक यानी नीति आयोग ने हाल ही में 250 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया। इसके तहत मौजूदा या नए खुलने वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत जिले के सरकारी अस्पतालों से जोड़ने की बात कही गई है। ऐसे जिला अस्पतालों में आधे मार्केट बेड होंगे, बाकी रेगुलेटेड बेड। मार्केट बेड के मायने ये हैं कि उसकी कीमत बाजार के आधार पर तय होगी। इसी के आधार पर रेगुलेटेड बेड पर छूट दी जाएगी। सवाल यह है कि क्या एक कल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं मुनाफे के दर्शन के अधीन की जा सकती है? अगर राज्य की यह जिम्मेदारी है तो वो इससे पल्ला क्यों झाड़ना चाहता है? अगले आधे घंटे हम राजनीति में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, डॉक्टर आर.के. तुली जो चीफ फिजिशियन सोहम, और डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक। शुरुआत करते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव से, क्योंकि स्वास्थ्य महानिदेशक अगर आप रहे हैं तो सरकार का पूरा रवैया आप अच्छी तरह से समझते हैं। हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली और मुंबई, जहां सबसे ज्यादा कहा जाए कि स्वास्थ्य सेवाएं या उसका पूरा सिस्टम मौजूद है, बड़े सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट के भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन यहां स्थिति सबसे ज्यादा हमें खराब नजर आ रही है। क्या वजह है डॉक्टर साहब? देखिए, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जब भी ऐसी कोई बीमारी आती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हमारे पास हमेशा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। और वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिस दिन से ये बीमारी शुरू हुई आज तक हमारे पास तकरीबन 3 महीने की रही। इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर हमें प्लान करना पड़ता है कि हम किस प्रकार से पैसा लगा करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाए। और नेचुरली पैसा लगाने की क्षमता सरकारों में ज़्यादा है, सरकारों ने उसके लिए पैसा भी रखा है, लेकिन वो पैसा एक प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट हो सकता है जबकि उसके जरिए अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड उत्पन्न हो जाए और वो बेड जो है वो मरीजों की सर्विस के लिए अवेलेबल हो। ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया नहीं है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, खाली पैसा लगाने का मतलब नहीं है, ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में अगर हम एक सिंपल एक अस्पताल को देखें, सरकारी अस्पताल को, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल, तो सफदरजंग हॉस्पिटल में है क्या कि अगर हमारे पास टोटल 350 बेड है कोविड के लिए, तो उसमें से 90 बेड आईसीयू के हैं, 90 बेड ऐसे हैं जो कि आईसीयू के नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन से काम चल जाता है। और वो एक फीवर क्लिनिक रन करता है जहाँ पे उसके अंदर स्क्रीनिंग की जाती है। ये सारी सिस्टम जो है, इसको बनाने के लिए जहाँ स्ट्रक्चर जरूरी है वहाँ ह्यूमन रिसोर्स जरूरी है, प्रोटोकॉल जरूरी है, और वो सारी चीजें जरूरी है जिसको भी किया जाना चाहिए। खाली ये कह देने से कि हमने बिस्तर लगा दिए हैं, हमने पैसा दे दिए, वो काम नहीं हो पाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खाली बिस्तर लगाने से काम नहीं होगा, लेकिन एक ज्यादा गंभीर बात है जिस पर चर्चा के पहले मैं एक क्षमा मांग लेता हूं। मैंने 2.5 लाख प्रतिदिन किराया कहा है, वो 25,000 है, और 25,000 भी कम नहीं होते हैं। कम से कम एक दिन का किराया अगर आप देखें तो इसमें डॉक्टर तुली, आप सोहम को जो सीधे सीधे एक होलिस्टिक मेडिसिन की बात करते हैं, क्या आप इस समय जिस तरीके से निजी संस्थानों का रवैया है और सरकार की जो भूमिका है, इससे संतुष्ट हैं, या आपके हिसाब से समस्याएं कहां पर हैं?
देखिए, एसेंशियली हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवा है, ये सरकार की जिम्मे मेरा ख्याल है डॉक्टर तुली से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ समस्या आ रही है। हम सीधे चलते हैं डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी के पास। डॉक्टर भट्टी, आपने बहुत करीब से सरकार की खास तौर पर एम्स जैसे अस्पताल का काम धाम देखा है। मूल सवाल लेकिन ज़्यादा बड़ा है और उसने साबित किया है कि कोरोना जैसी महामारी का सामना करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में जो जीडीपी का कुल खर्च स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है वो 1.2% है। देश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च अधिकतम अगर हम कहें तो वो 1944 रुपये जो पिछली बार का आंकड़ा है वो है। तो ऐसी स्थिति में जब कहा जाए कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाली है उस पर सरकार आखिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रही है? क्यों बजट में ज्यादा खर्च स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं होता है जबकि सारी स्थिति आपके सामने है? जो हेल्थ केयर का पूरा एपरेटस है, इसको पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि ये कैसे काम करता है और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। पहले से ही शुरू से ही बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट को पुश किया गया है, बहुत ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है पुश दिया गया है। और प्राइवेट हॉस्पिटल को जब आप आगे रख के चलते हो, जब आप प्राइवेटाइजेशन को आगे रख के चलते हो, तब फिर आप हेल्थ केयर की बात नहीं करते, तब आप सिक केयर की बात करते हो। क्योंकि अगर आप प्रिवेंशन करेंगे, अगर आप अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज करेंगे, तो वो पेशेंट जो है पहले ही ठीक हो जाएंगे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचेंगे, उनका मुनाफा कैसे होगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा बड़ा सिस्टमैटिक वे में हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो थे, जो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए थी, उनको खत्म किया गया। फिर सेकेंडरी जो थे हमारे हॉस्पिटल्स, उनको खत्म किया। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर हमने देखा है कि अब नीति आयोग उनके पीछे पड़ गया है, अब उनको भी प्राइवेटाइज करने पे लगा हुआ है। और टर्शरी केयर के ऊपर हमारा जो बर्डन है वो हम सब लोगों के सामने है। आप कभी भी किसी दिन भी एम्स, सफदरजंग या किसी भी बड़े अस्पताल के बाहर चले जाइए, आपको किलोमीटरों तक लोग जो है सड़कों पे पड़े हुए नजर आएंगे, जो कि साफ दिखाता है कि अब सारा का सारा सिस्टम टर्शरी केयर की तरफ फोकस किया गया है। और यही जो पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट है, यही पैटर्न हमने कोरोना के बारे में भी अपनाया। कोरोना में सबसे पहली चीज थी प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना, टेस्ट करके सबसे पहले लोगों को आइसोलेट करना जो इन्फेक्टेड है, ताकि वो आगे लोगों को इन्फेक्ट ना करें। लेकिन हमने टेस्टिंग के मामले में 1.3 बिलियन 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 50 लाख टेस्ट किए हैं अभी तक। ये अपने आप में ही एक शर्म की बात है। फिर उसके बाद आती थी अर्ली डिटेक्शन के, जल्दी से जल्दी लोगों को डिटेक्ट करते, उनको आइसोलेट करते। ओवरऑल जो प्रिवेंशन वाला पोर्शन था उसको टोटली निग्लेक्ट करके अब एक टर्शरी केयर वाला मॉडल अपना लिया गया है कि जिसमें सारे लोग, जो भी बीमार होगा वो अस्पताल आएगा और अस्पताल आके अपना ट्रीटमेंट करवा लेगा, हमें बचाने की क्या जरूरत है। तो ये जो सिक केयर, इसको मैं हेल्थ केयर नहीं कहता, इसको मैं सिक केयर कहता हूं कि हम सिर्फ सिक जो बीमार लोग हैं सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं, हेल्थ के बारे में कभी सोचते नहीं। और बीमार लोगों की भी ट्रीटमेंट कहां होगी? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होगी। सरकार ने एक आयुष्मान भारत में एक जुमले के तौर पे कहा था कि हम लोग जो है 5 लाख रुपया पर फैमिली को देंगे, जो भी जिनको भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आज हमें न्यूज आ रही है चारों तरफ से, लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं, लोन लेके अपना ट्रीटमेंट का पैसा दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और लोन से पैसा चुका के वहां से छूट पा रहे हैं। तो ये देखिए कि कहां है वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम आयुष्मान भारत के थ्रू कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में अपना पैसा लगा के लोगों की और ज्यादातर तो निजी अस्पतालों ने कई जगह तो अपनी सर्विसेज भी बंद कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं मजबूरी में उन्हें कोरोना के पेशेंट्स का इलाज ना करना पड़े और बाकी जो मरीज हैं वो वहां से चले न जाएं। एक जो खास तौर पर मुनाफे के लिए, जिनका दर्शन मुनाफा सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने बताया कि दरअसल निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, हम ये देख रहे हैं, आपने बहुत करीब से सरकार के सिस्टम को देखा है, और अभी भी 1.2% अगर हम जीडीपी का खर्च करते हैं, तो क्या हमें लगता है कि इस देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेकर हमारा क्या नजरिया है? क्योंकि 1.2% में तो तनख्वाहें भी शामिल हैं, बिल्डिंग्स का रखरखाव भी शामिल है, और जिसकी ओर डॉक्टर भट्टी ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य का तो मसला ही नहीं है, बीमारों को इलाज कराने का मसला है। और अब तो कोशिश ये हो रही कि जिला अस्पतालों को भी निजी हाथों में बेच दिया जाए। क्या टिप्पणी है आपकी? मेरी टिप्पणी बिल्कुल सीधी है
जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो एक स्पेशल सिचुएशन की चर्चा है, और वो स्पेशल सिचुएशन कोविड से रिलेटेड है, और वो स्पेशल सिचुएशन तकरीबन 3 महीने बाद हमारे सामने विकराल रूप से खड़ी है, जहां हमें ये नज़र आ रहा है कि सरकारी और प्राइवेट सब मिलाकर के जो भी सिस्टम है वो मरीजों की ज़रूरत को पूरा करने में फेल हो रहा है। मैं पुरानी चीज़ों पे नहीं जा रहा, मैं एक फैक्ट आज वक्त जो है, जो तकरीबन 7, 8 या 9, 10 स्टेटों में ऐसा फैक्ट निकल के आ रहा है। अब इसके पीछे बहुत सारे हिस्टोरिकल कारण है। 1.4% जो जीडीपी का खर्चा है वो एक महत्वपूर्ण कारण है। सरकार की नीतियां जिसके अंदर प्राइवेट साइड पे ज़्यादा जोर दिया वे भी कारण है। उसके अतिरिक्त जो है प्राइमरी हेल्थ केयर पे कम तवज्जो दी गई, ये भी एक कारण है। लेकिन जो विकराल रूप से हमारे सामने एक समस्या मुंह बाए खड़ी है वो है कि आज इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज जो स्थिति हमारे पास आ रही है उसको अगर आप आज से 1 महीने बाद देखें तो ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसके अंदर शायद किसी किस्म का पब्लिक अनरेस्ट शुरू हो जाए, क्योंकि अस्पतालों के अंदर मरीजों को जगह नहीं मिल रही। मेरे एक तो आपको सुझाव है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको यहीं पे रख दूं। जी बताइए बताइए। पहला मेरा सुझाव है कि जो सरकार के द्वारा टेलीविज़न पे बताया जाता है कि हमने 8,000 बेड बना लिए, हमें 1.5 लाख बेड की ज़रूरत है, इस समय तक हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी जगह अगर वो प्रतिदिन ये बताए कि आज हमने इतने बेड फुल्ली इक्विप्ड इस अस्पताल के अंदर बना करके जनता के सामने रख दिए तो शायद ये ज़्यादा सार्थक होगा। दूसरी चीज़ कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है 2 तरीके से, कि जो अननेसेसरी अस्पताल की तरफ बर्डन जा रहा है उसको टेक्नोलॉजी के जरिए होम केयर, जिसको कि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन होम केयर कहते हैं, डोमिसिलियरी केयर कहते हैं, उसमें यूज। इसमें 3 चीजें इस्तेमाल आती है। फियर, डर लगता है मरीज को कि मुझे कोविड नहीं हो गया, डेफिनेटली मोबाइल हेल्थ के जरिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें की जा सकती है। दूसरा आता है आइसोलेशन, जिसके अंदर की नर्स मीडिएटेड आइसोलेशन केयर घर के अंदर आराम से की जा सकती है। और तीसरा एडवांस्ड वे के अंदर डिस्चार्ज के बाद पेशेंट के लिए एक लिमिटेड ऑक्सीजन सपोर्ट का आईसीयू भी घर में तैयार किया जा सकता है। जी नाउ अगर ये चीजें हम इस 1 महीने में सोचें तो आगे आने वाले अगले महीने में, जबकि आपका सिस्टम डेफिनेटली बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होने जा रहा है, तो उसकी ऑफलोडिंग होगी और वहीं पे हम पंप करें मनी का। डॉक्टर श्रीवास्तव आप जो बात कह रहे हैं उसमें दम है, लेकिन उसमें एक समस्या यह है कि वो एक उच्च मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय घरों और परिसरों की ही बात करता है, क्योंकि धारावी जहां मुंबई में इतना ज़्यादा एक खतरा है संक्रामक का, वहां एक कमरे में 6-6, 10-10 लोग रहने को मजबूर हैं। वहां किस तरह से घर में आइसोलेट करेंगे, और देश में बड़ी आबादी की शायद आर्थिक स्थिति यही है। डॉक्टर भट्टी, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि सब कुछ देखने के बावजूद सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर, खासतौर पर जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर खर्च बढ़ाने की जगह ये क्यों चाहती है कि वो प्राइवेट हाथों में सब कुछ दे दे? क्या इसके पीछे हम ये माने कि बड़े पैमाने पर जो दवा उद्योग है उसका भी कहीं कोई इंटरेस्ट है, या फिर सरकार हर तरीके से अपनी बुनियादी जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उससे पल्ला झाड़ना चाहती है? जी, इसमें देखिए पहली बात तो ये है कि बुनियादी जिम्मेदारी तो हम तब कहेंगे जब लोग इसे अपनी बुनियादी जरूरत समझेंगे, इसे अपना फंडामेंटल राइट समझेंगे। लेकिन हमने कब देखा है कि कोई इलेक्शन जो है या कोई भी पब्लिक डिमांड जो है वो हेल्थ केयर को सामने रख के कभी की हो? हमेशा यही होता है कि जब कोई घर में बीमार पड़ता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कोई घर का कोई सामान बेचना पड़ेगा या कुछ ना कुछ कहीं से लोन लेना पड़ेगा तो हम जाके इलाज करा सकते हैं। कभी इस चीज को हमारे दिमाग में आने ही नहीं दिया गया कि ये तो हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य सेवाएं तो हमें मिलनी चाहिए। आखिर क्यों, अगर मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसकी वजह से मैं अपना घर बार क्यों बेचूं? वो इलाज तो सरकार को कराना चाहिए। इन चीजों को सामने रख के जब कभी बात नहीं हुई तो ऊपर
तो उसी तरह के हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से डिमांड नहीं करेंगे तो वो उस डिमांड को पूरा कैसे करेंगे? तो ओवरऑल वो भी उन्हीं चीजों को फुलफिल करते हैं जैसी पब्लिक डिमांड करती है। आज जो समय आया है, कोविड ने एक बहुत बड़ी चीज एक्सपोज की है, वो है हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर का जो पूरे के पूरा तरह से लचर होना, जो बिल्कुल खराब हालत में है और लोगों के सामने आ गया है कि आज जा तो एक छोटी सी बीमारी जैसे मतलब कोविड अगर हो गया है एक बार, तो आपका जो है आपको लोन लेने तक मजबूर किया जा रहा है। तो ये पूरे देश में व्यापक हुआ है, सारे देश में। तो आज एक हमारे सामने एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आज हम अपनी सरकारों से क्वेश्चन करें कि वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं किसी भी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की बात क्यों नहीं करते। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, देखिए इनको भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये एक बहुत बड़ी लॉबी है, फार्मा कंपनी की बहुत बड़ी लॉबी है और वो अनरेगुलेटेड है। क्या सरकार उनको रेगुलेट नहीं कर सकती? क्या उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कर सकती? आप ये देखिए, अभी जो नई न्यूज आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 50% चार्जेस, मतलब आधे चार्जेस जो हैं वो सिर्फ पीपीई, मास्क और ग्लव्स के लिए जा रहे हैं। ये कभी 10% से ज्यादा इसके चार्जेस नहीं होते थे। अभी कल का एक न्यूज में आया है, उसमें 2.8 लाख 2,80,000 का बिल बना है, उसमें से 1,40,000 के पीपीई, मास्क और ग्लव्स का चार्जेस है। मतलब इस तरह का अनरेगुलेटेड ओपन फॉर्म में चल रहा है और उसके बारे में बिल्कुल कोई कितनी भी लूट कर सकता है। और हमने जो पहले भी बताया कि 25,000 से लेकर अगर वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल किया जाए तो एक दिन का जो निजी अस्पतालों का खर्च है वो 72 से 75,000 रुपए प्रतिदिन है। आखिर कितने लोग इलाज करा सकते हैं, घर बेच सकते हैं, लेकिन घर भी कितने लोगों के पास है? और फिर जैसा भट्टी साहब ने कहा कि एक सवाल यह भी है कि जनता अगर मंदिर, मस्जिद और मूर्तियों के नाम पर वोट देगी तो अस्पताल बनाएगा कौन? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे इस मुद्दे के दूसरे पहलुओं पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि सरकार आखिर जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा है उस पर खर्च क्यों नहीं बढ़ाती, खास तौर पर जब ये बार बार देखा जा रहा है कि किसी भी संकट के समय जो निजी क्षेत्र है वो पीछे चला जाता है और सारा बोझ सरकारी सिस्टम पर ही आ जाता है। डॉक्टर भट्टी, एक सवाल हम आपसे ज़रूर करेंगे कि दिल्ली में जो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है, जहां पर कहा जाता था कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में महत्वपूर्ण काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक बड़े पैमाने पर खोले गए। आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए वो शुरुआत में या पूरी तरीके से कोई कोविड में अपनी भूमिका निभा नहीं पाए, आखिर क्यों, क्या वजह रही? जी देखिए, कोविड जो है इन्फेक्शन, एक कंटेजियस इन्फेक्शन है। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हाईलाइट करता है कि कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कोविड जैसी बीमारी को मैनेज करने के लिए। उसके लिए आपको प्रॉपर मैन पावर आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर आइसोलेशन रूम्स होने चाहिए, फिर शिफ्ट्स में आपको मैन पावर से काम करवाना पड़ता है, फिर उस एरिया को पूरे अच्छे से स्टेराइल रखना पड़ता है। जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो इस तरह की जो हाईली कंटेजियस बीमारी है
उसको कंट्रोल करने के लिए या उसके लिए वो कभी भी उस तरह से नहीं बनाए गए थे। अल्टीमेटली वो सिर्फ रेफरल का काम कर रहे हैं, वो आपके सिम्टम्स को सुनते हैं और सिम्टम्स को सुनने के बाद आपको जो है हायर सेंटर भेज देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है, हायर सेंटर में जाने के बाद तो मरीज और परेशान हो जाता है। हमें तो, मुझे एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे मरीजों के फोन आए हैं जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब वहां से हम लोग पैसे देके चौकीदार को भागे हैं, वहां से इतनी बुरी हालत है। तो वो जो एक सिस्टम जो पूरा का पूरा बनाने की कोशिश की गई थी, उसमें हमेशा से ही एक कोशिश रही है कि किसी तरीके से एक दिखावा करा जाए। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है या सब सेंटर्स नहीं है या आशा वर्कर्स नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रेंथन ना करने की बजाय एक अपना एक मॉडल तैयार किया गया कि एक मोहल्ला क्लिनिक अलग से बनाए जाएंगे। चलो वो भी अच्छी बात है, एटलीस्ट किसी ने तो हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने की सोची, चाहे किसी भी वे में सोची। और अगर एक अच्छी पॉजिटिव हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करके अगर कोई पॉलिटिक्स भी कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इशू ये है कि किस तरह से हम अब इसको आगे लेके चल सकते हैं। क्या इन मोहल्ला क्लिनिक्स को हम पूरे अच्छे से कोविड मैनेजमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अब दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि वो किस तरह से इसको यूटिलाइज करना चाहती है। और दिल्ली सरकार का फिलहाल जो पूरा नजर आ रहा है, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है। डॉक्टर श्रीवास्तव, लेकिन ये बहस तो पुरानी है कि आखिर स्वास्थ्य सेवाएं या स्कूल के बारे में भी कहा जाता रहा है कि उनकी जिम्मेदारी किसकी है। आज हमारे सामने क्यूबा जैसे मॉडल हैं जहां के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में, इटली जैसे देशों में जो बुरी तरह प्रभावित थे वहां जाकर इलाज कर रहे थे, उन्होंने पूरी तरीके से अपने डॉक्टर्स को पढ़ाया और ये माना कि ये हमारे मानव संसाधन है, ये जिम्मेदारी हमारी है। और वो देश जो मुनाफे से नहीं चलते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को मुनाफे के केंद्रित व्यवहार में नहीं लाते हैं, वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और जहां सब कुछ बीमा कंपनियों के हवाले किया गया, निजी कंपनियों के हवाले किया गया, वहां की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। चाहे वो अमेरिका हो, बीमा कंपनियां पैसा दे सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इलाज तो तब होगा जब टीका बनेगा, बेसिक साइंसेज में काम होगा। आखिर क्या यह सबक एक बड़ा सबक नहीं है हमारे देश के लिए? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। देश की जो हेल्थ सिस्टम है, शायद कोविड-19 ने इसको एक बहुत बड़ा सबक दिया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है कि हेल्थ एक ऐसा एरिया है जिसको सरकार को टोटली ओन करना चाहिए, टोटली कंट्रोल करना चाहिए, और इस प्रकार से करना चाहिए कि उसकी डिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर पे या तो ना हो या न्यूनतम हो। ये एक बहुत बड़ा लेसन कोविड ने हमको दिया है। और इस लेसन के पीछे एक वजह है कि जब ये सिचुएशन आती है कि कोई नई बीमारी आती है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो हेल्थ वर्कफोर्स है, जो हेल्थ फैसिलिटी है, वो कितना इफेक्टिवली काम कर सकती है, ये हम इनिशियल 1 या 1.5 महीने के टाइम में हमने देखा कि इस दिल्ली के अंदर ही जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी थी, जब हमें सारे मेजर्स जो कि प्रिवेंशन वाले थे वो लगाने थे, तो उसने एक काफ़ी कंसोलिडेटेड वे में काम किया। इसका मतलब है कि इनहेरेंट कैपेसिटी पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंदर सरकारी है। अब उस हेल्थ सिस्टम को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहली चीज़ है उस पर पैसा लगाइए, दूसरी चीज़ है उसके अंदर ओनरशिप रखिए, तीसरी चीज़ है अपनी इंटेंट, अपनी मंशा को प्राइवेटाइज करने की ना रखिए, चौथी चीज़ है कि प्राइवेट से आपको अगर कुछ लेना भी है तो लेने का ढंग ऐसा निकालिए जिसके अंदर कि आप उस प्राइवेट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि ऐसे कि आप उस पर निर्भर हो जाए। बिल्कुल कि मैंने अपना मरीज वहां भेज दिया, उसके बाद आपकी जो मर्जी है वो करिए, जितना पैसा है उतना चार्ज करिए। ये सारी चीजें जो है ये एक कुल मिला के असली मसला यह है कि सरकारों को स्वास्थ्य पर और सेहत को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बीमारी को नहीं खर्च करना होगा, और साथ में जो बेसिक साइंसेज है, रिसर्च है और पूरा जो R&D सिस्टम है उस पर भी खर्च करना होगा। डॉक्टर भट्टी, आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल की जो स्थिति है, भारत 4थे नंबर पर पहुंच गया है और ये ज़रूर है कि एक बड़ा सबक हमारे सामने है। अभी आप आने वाले कुछ महीनों में क्या देख रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या सरकार कोई सबक लेगी या फिर दवा उद्योग का दबाव ही और जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं
उनका जो पूरा तंत्र है उसके दबाव में ही काम करेगी? जी, देखिए आज एक तो हमारे सामने एक रियलिटी है, और वो रियलिटी ये है कि देश का जो ज़्यादातर जो स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। ऊपर से आपने अभी बीमा कंपनियों की भी बात की, तो उसमें मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि अभी लास्ट 2-3 महीने में बहुत सारे लोगों ने अपना स्वास्थ्य बीमा कराया है। और बीमा कंपनियों की एक पॉलिसी होती है कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, मतलब जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, पीपीईज हो गया, इनके पैसे बीमा कंपनियां नहीं देती, वो पेशेंट को खुद देने पड़ते हैं। इसीलिए अब एक कॉर्पोरेट और बीमा कंपनियों ने एक और नया तरीका निकाला है कि 50% इन्हीं के चार्जेस बना देते हैं। तो आपने अपना बीमा भी करवा लिया, उसके बावजूद भी वो एक नया तरीका निकाल लेते हैं ताकि पैसा आपको ही देना पड़े, और बीमा कंपनी ज्यादातर पैसा आपसे ही दिलवा दे उस हॉस्पिटल का। तो ये भी एक नए तरह से, रोज नए तरीका से लोगों को लूटने के तरीके जो है कॉर्पोरेट बना रहा है, जिसके ऊपर सरकार को अब अभी के अभी कदम लेने की जरूरत है। और अगले 6 महीने के लिए देश के सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, खासकर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको नेशनलाइज करने की जरूरत है। और एक जो बड़ी बात है वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब खर्चा जो है वो लोगों से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो भी अब निजी हैं, तो वो भी अपने जेब से कब तक लगाते रहेंगे। तो सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और कॉस्ट जो है, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले ले, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बेड्स हैं, जो मैन पावर है, जो बाकी रिसोर्सेज प्राइवेट के पास है, वो प्राइवेट उपलब्ध करा दे। तो इस तरह से अगर मिलजुल के चलाया जाए इसको, तो ये हम एक अच्छा मॉडल एक आगे देख रहे हैं कि एक अगर नेशनलाइज कर दिया जाए। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहें कि प्राइवेट इंसानियत दिखाए, पैसे कम ले लोगों से या पैसे ना ले, ये एक मतलब एक बहुत ऐसे एक फिक्सिशियस बात होगी, मतलब काल्पनिक बात है सोचने वाली। अभी सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ एक टीवी पर आके अपील करने से, उनके सामने हाथ जोड़ने से काम नहीं आएगा। अब ठोस कदम उठाने होंगे, उनको अपने कंट्रोल में लेना होगा। बिल्कुल ठोस कदम उठाने होंगे, और सरकार की ओर सबकी निगाह है कि क्या इस कोविड के महासंकट से सरकार कुछ सीखती है। क्या इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने को तैयार है। क्या इस देश के लोगों को वाकई अपना संसाधन, मानव संसाधन के रूप में, अपनी संपत्ति और अपने देश की शक्ति के रूप में स्वीकार करती है। क्या इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये बहस आगे बढ़नी चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर भगवान है तो फिर वो मुनाफे के तंत्र का हिस्सा नहीं बन सकता है। उसे स्वर्ग पहुंचाने वाले यमदूतों के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। उसे जीवनदायी महामानव के रूप में ही हमें देखना होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार एक पूरा ऐसा तंत्र तैयार करे। टैक्स जनता देती है, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो। आप दोनों का, डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।